नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप फिर एक बार देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज वीएनएम टीवी पर फिर आज का मनोमंथन लेकर आपके सामने हाजिर हूं और मनोमंथन फिर एक बार होगा लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का पिछले कई दिनों से छठे चरण पर चर्चा हो रही है, क्योंकि छठा चरण बेहद आम है। इसके बाद अब एक ही चरण बाकी है और पिछले 5 जो चरण हुए हैं उसमें कोई ना कोई उठापटक सामने आ रही है और ऐसे में देशवासियों के साथ साथ अब राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग कराई गई। 5 फेज में 429 सीटों पर पहले ही मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और बांकुड़ा जिले के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी का टैग लगे होने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि वोटिंग शुरू होने से पहले कैंडिडेट के एजेंट साइन करते हैं। इन सेंटर्स पर टीएमसी के एजेंट मौजूद ही नहीं थे, इसलिए सिर्फ बीजेपी के एजेंट्स के साइन है। पश्चिम बंगाल के तमलुक में वोटिंग से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक टीएमसी समर्थक घायल भी हो गया। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज भाजपा के प्रत्याशी है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती आज चुनाव के बीच धरने पर बैठ गई। उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल फोन का आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी और आजसू ने एक सीट जीती थी। कांग्रेस और आप को एक भी सीट नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव के छठे फेज की वोटिंग के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जब आज सुबह अपने परिवार के साथ वोट डाला और सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की, तब केजरीवाल की तस्वीर को फिर से पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा कि मैं कामना करता हूं कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। इसके बाद क्या था, सियासत फैल गई। केजरीवाल ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की हमें जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है और आप अपने देश को संभालें। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर केजरीवाल के जवाब के बाद फिर एक बार फवाद ने पोस्ट की और कहा कि सीएम साहब, चुनाव प्रचार आपका अपना मुद्दा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उग्रवाद के मुद्दे का जिक्र करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के लिए खतरनाक है। इस मुद्दे से हर किसी को चिंतित होना चाहिए। पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन लोगों को बेहतर समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मामले को तूल दे दी। दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि विदेशी फंडिंग लेने वाले अरविंद केजरीवाल का समर्थन पाकिस्तान खुद कर रहा है। दिल्ली में चुनाव के दिन ही केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान से बयान आना कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये बात देश और दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। केजरीवाल की भ्रष्टाचारी राजनीति में देश के दुश्मन पाकिस्तान भी समर्थन में उतरा है। तो आप समझ लीजिए, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि प्रतिबंधित संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से पैसा लेने वाले अरविंद केजरीवाल देश के दुश्मन देशों से मिले हुए हैं और इनकी राजनीति में जो विदेशी फंडिंग है उसका बहुत बड़ा योगदान है। पाकिस्तान अगर केजरीवाल के समर्थन में बोल रहा है और वहाँ के चौधरी फवाद हुसैन पूर्व मंत्री ये बात कह रहे हैं और उनकी रिहाई पर भी उन्होंने 11 मई को ट्वीट किया था, तो सीधा सीधा जो हम बार बार इस बात को कहते रहे कि केजरीवाल की जो राजनीति है वो देश के दुश्मनों से मिली हुई है। और मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 चरण के चुनाव हिंदुस्तान में हो गए, इससे पहले तो किसी का बयान नहीं आया। आज जब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, जब केजरीवाल का चुनाव होना है, तो ही पाकिस्तान बीच में क्यों है? तो समझ लीजिए कि सीधा सीधा केजरीवाल की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, देश के दुश्मनों का हाथ है और केजरीवाल देश के दुश्मनों की गोद में बैठे हैं। आज जो वोट डाले गए उसमें कई दिलचस्प तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। उन्हीं में से एक वीडियो देश भर में खूब देखा जा रहा है, जिसमें वोट करने जा रही एक दादी मोदी को जमकर कोस रही है। बना दिया ये मोदी ने। मोदी, तू पहले अपने घर देख ले, अपनी बीवी बच्चा को देख ले। अरे मोदी, अपने परिवार को देख ले।
मोदी मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोलते हैं। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी है नहीं है। बच्चों के लिए नौकरी दिए हैं, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। डॉक्टर, टीचर, इनको नौकरी दिलवाओ, जैसे राहुल ने दिलवाई है एमसीडी में, एनडीएमसी में, इनको नौकरी दिलवाओ। भूखमरी हो गई है, सारे डॉक्टर टीचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाओ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाओ। तो आज दिन भर ऐसे दिलचस्प तस्वीरें छठे फेज के चुनाव के बीच सामने आती रही और उसी बीच चुनाव प्रचार भी चलता रहा, क्योंकि 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होनी है। 7वें चरण की वोटिंग के लिए राजनीतिक दलों के नेता आज भी प्रचार करते देखे गए। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए माता और बहनों को मोदी ने फिर एक बार 3 बड़ी गारंटी दी है। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हुई है। उनका जीवन आसान बनाना गरीब के इस बेटे का संकल्प है। इसलिए मोदी ने मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज एक गारंटी दी है। अब तो मोदी माताओं बहनों को और भी गारंटी दे रहा है। पहली गारंटी, आने वाले सालों में 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। आने वाले दिनों में हर परिवार में जो बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर है, अगर वो बीमार है, इलाज की जरूरत है, तो उनके बेटे बेटी को इलाज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका बेटा इसका खर्चा करेगा। और एक काम मैं आपके लिए करना चाहता हूं, मैं आपका बिजली का बिल 0 करना चाहता हूं। और इसलिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बनाई है। और मुफ्त घर बिजली योजना में आप अपने लिए तो मुफ्त में बिजली उपयोग करेंगे, ज्यादा बिजली आप बेच सकेंगे। और इसके लिए सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपये तक की आर्थिक मदद हर परिवार को करेगा। 75,000 रुपया। और जैसे आपको मोदी सरकार में पक्का घर, शौचालय, नल से जल, सस्ता सिलेंडर मिला, वैसे ही मोदी अपनी हर गारंटी पूरी करेगा। एक और देश प्रधानमंत्री गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन पर भी प्रहार करने से चूकते नहीं हैं। एक बार फिर उन्होंने इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन 5 साल में 5 नए प्रधानमंत्री बनाएगा। वैसे इंडिया गठबंधन नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री उसे इंडी गठबंधन कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर आपने इंडी गठबंधन को जिताया तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है इंडिया अलायंस की भी सरकार बन जाए। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने
दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम, क्या होगा इस देश का? एक और प्रधानमंत्री मोदी बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, वहीं उनके बयानों से कांग्रेस आपत्ति दिखाती जा रही है। एक बार फिर कांग्रेस के मुजरा करने जैसे बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तबीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शाह और नड्डा से गुजारिश भी की है कि प्रधानमंत्री मोदी का इलाज करवाना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री की पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हो तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज उन्होंने कहा कि अगर मोदी को 400 पार करवाने की जिम्मेदारी 7वें चरण वालों पर है। आप सोचिए, 6 चरण खत्म हो चुके हैं और पहले ही 400 पार का नारा लेके बीजेपी अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस में है। 400 पार होते हुए तो शायद नहीं ही दिख रहे हैं और इसीलिए अब 7वें चरण पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दारोमदार लगा रहे हैं कि 400 पार कराने में अब 7वां चरण काफी इंपॉर्टेंट होगा। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है। आज 6ठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310 और एक 6ठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। 40 के। तो यह तो थी आज के बयानबाजी की बातें। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज वोट किया। दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर उन्होंने वोट डाला और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बात की जिसमें चुनाव आयोग के फॉर्म 17C डेटा और बूथ वाइज वोटर टर्नआउट पब्लिश करने को लेकर कोई भी निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीईसी ने कहा कि संदेह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम एक दिन निश्चित रूप से सभी के साथ इस पर चर्चा करेंगे। तो आज 6ठे चरण का चुनाव हो चुका है और इस चरण में 17 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने नियमित रूप से सत्ताधारियों को काफी हैरान किया है, जिन्हें स्विंग सीटें कहा जाता है, जो बाद के चुनाव में किसी भी मौजूदा पार्टी की तरफ से बरकरार नहीं रखी जा सकी है। उनमें जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, राजौरी, बिहार में वाल्मीकि नगर, गोपालगंज और सिवान, हरियाणा में सिरसा और हिसार, उड़ीसा में संबलपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर जैसी कई सीट शामिल है। यूपी में श्रावस्ती, लालगंज, जौनपुर और पश्चिम बंगाल में झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और विष्णुपुर की सीट्स भी स्विंग सीटों में शामिल है। बीजेडी का उड़ीसा में दबदबा है, खासकर कटक, ढेंकनाल, क्योंझर और पुरी में लेकर पार्टी आश्वस्त है। इससे पता चलता है कि स्थानीय लोग बीजेडी के काम को पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कांथी और तमलुक पर दबदबा है, जो वहां पार्टी के ठोस आधार को दर्शाता है।
फेज 6 में 30 सीटों पर बीजेपी प्रबल दावेदार है। इसका मतलब है कि पार्टी ने पिछले 3 चुनावों में कम से कम 2 बार ये सीटें जीती है। हरियाणा में कांग्रेस केवल 1 सीट रोहतक पर प्रबल दावेदार है। वहीं कांग्रेस ने 2009 में और 2014 में ये सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में वो 0.6% वोट से भाजपा प्रत्याशी से हार गई थी। इसीलिए छठा चरण काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर एक बार जब मनोमंथन लेकर बैठेंगे तो छठे चरण की सीटों का गणित कहां तक पहुंचा है और जो वोटिंग होता है उसके बाद क्या सिनारियो रहता है वो आप तक लेकर आऊंगी। वीएनएम इसके लिए आपको देखते रहना होगा। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है ये बातें हर नागरिक तक पहुंचे। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।